हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम आप लोगों का डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग इस टाइम सीख रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और उसका एक पार्ट हम लोग बना चुके हैं जिसमें हम लोगों ने सीखा है 1 से लेकर 25 तक, यानी 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हम लोगों ने पहले पार्ट में बातें कर ली है। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और उससे आगे बढ़ करके देखेंगे कितना कुछ बातें कर पाते हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि इस अगले वाले सेशन में हम लोग करने वाले 26 से लेकर के 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बातें करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे वो एसएससी हो या केवीएस हो, एनवीएस हो या यूपी टीजीटी पीएचडी हो। यानी ये कह सकते हैं इंग्लिश के किसी भी एग्जाम के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये कई बार रिपीटेड रहा है और ये काफ़ी पॉपुलर भी है और इसके पूछे जाने के काफ़ी चांसेस हैं। चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का हमारा जो सबसे पहला वाला है, यानी 26 नंबर का 26 पहला है और आज के सेशन का पहला, तो साइंस ऑफ द रेस ऑफ मैनकाइंड। तो यहाँ पे देखेंगे पूछा जा रहा है कि साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड, यानी कि जो मतलब मैन मानवता की गति का विज्ञान है उसे क्या कहेंगे। यानी हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे आता है 4। 1 है जीनियोलॉजी, और बी है एपिस्टेमोलॉजी, और सी है एंथ्रोनोलॉजी, और डी है सोशियोलॉजी। तो यहाँ पे देखना है डियर दोस्तों कि मतलब कौन सा हमारे ज़्यादा सही है, यानी कौन सा ऑप्शन इस लाइन के लिए परफेक्ट होता है। तो चलिए बिना देर किए हुए जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसका करेक्ट ऑप्शन कर लिए होंगे। चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड के लिए जो वर्ड जाएगा वो जाएगा एंथ्रोनोलॉजी, मतलब इथनोलॉजी। तो इथनोलॉजी ऑप्शन हमारा इसलिए हो गया सी फॉर कैट। कौन सा सही होने वाला है? सी फॉर कैट सही होने वाला है। 1 मिनट जी। तो देखेंगे हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा सी फॉर कैट एथनोलॉजी। तो चलिए हम इसको कर लिए, वो लेते हैं नेक्स्ट नंबर, यानी बात करते हैं 27 की। तो 27 हमारे पास आता है 1 हु कलेक्ट्स कॉइन। यानी यहाँ पे ये पूछा जाता है कि एक वह व्यक्ति जो सिक्कों को एकत्रित करता है। जी हाँ, सिक्कों को एकत्रित करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, यही हमें बताना है। तो चलिए बिना देर किए मैं आपके सामने ऑप्शन तो है फिर भी पढ़ देता हूँ एक बार। आर्कियोलॉजिस्ट होता है, बी कहता है न्यूमिस्मैटिक्स होता है, और सी कहता है फिलटेलिस्ट होता है, और फिर डी कहता है कैनोसॉइस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन हो गए, और 4 ऑप्शन में से हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही जाता है। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऑप्शन तो कर लिए होंगे सही वाला। देखते हैं कि कितने लोग इसमें सही कर पाते हैं। चलिए, यदि आपको सेशन को समझने में या किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, यानी अपने एडवाइस और जो भी आपको फील होता है आप लिख सकते हैं, ताकि उसमें आगे से केयर करके और भी बढ़िया आपको देने का प्रयास होगा। तो चलिए बहरहाल अभी हमें ऑप्शन को टिक कर लेना है। मुझे उम्मीद है कि आप कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है कि 1 हु कलेक्ट्स कॉइन, तो यहाँ पे देखा जाएगा ऐसे यानी व्यक्ति जो सिक्के को कलेक्ट करे यानी इकट्ठा करे उसे क्या कहेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही होगा बी। चलिए थोड़ा हम स्पीड में चलेंगे। 28 केयरफुल इन द स्पेंडिंग ऑफ मनी एंड टाइम। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाई कि एक व्यक्ति ऐसा है जो केयरफुल होता है, मतलब सावधान होता है पैसे और समय को खर्च करने में। तो अब ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे जो कि पैसे और समय दोनों को क्या करता है ना, मतलब सोच समझ के खर्च करता है। तो सोच समझ के खर्च करने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? वैसे तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास आ रहा है कि पंक्चुअल, बी कहता है इकोनॉमिकल, और सी कहता है मेजरली, और डी कहता है कैलकुलेटिव। तो यहाँ पे देखना है कि डियर कौन सा ऑप्शन सही होगा। वैसे तो आप कर लिए होंगे, तो कर ही चुके होंगे, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है ये। तो ऐसा व्यक्ति जो काफी सोच समझ के खर्च करता हो, चाहे वो मनी हो चाहे वो समय हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिकल, और हिंदी में कहते हैं मितव्ययी। तो हमारा ऑप्शन सही हो गया आपका बी। कौन सा सही होता है? जी। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग 29। तो 29 पे है कि वायलेंट साइक्लोनिक स्टॉर्म्स विद स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो यहाँ बताना है हमें कि कौन सा
ऑप्शन हमारे लिए ठीक हो सकता है। तो चलिए ऑप्शन आपके पास है इस प्रकार, टॉर्नेडो है, ह्यूरिकेन है, सुनामी है और ये है ब्लिट्स, मतलब ब्लिट्ज। तो यहाँ पे बताना है कि हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप काफी सही कर पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे यही पूछा गया है कि अवाइलेबिलिटी की हिंसात्मक साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, मतलब एक हिंसात्मक जो हवा चलती है विद, मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है। तो उसको पूछा है कि बहुत तेज गति से और विनाशक जो हमारे लिए हवा चलती है उस हवा का नाम क्या देंगे। तो यहाँ ऑप्शन में आपके पास 4 हैं, आप कर लिए होंगे विचार, मुझे तो पता है। तो ऑप्शन है 4, करना है श्योर, विच इज प्योर, कौन सा सही है यही बताना हमें, ठीक है। इस लाइनों के लिए कौन सा एक वर्ड दिया जा सकता है। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि ट्रिक तो कर लिए होंगे आप लोग। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन, इस लाइन के लिए जो हमारा एक वर्ड बनेगा वो वर्ड बनेगा टॉर्नेडो। क्या बनेगा? टॉर्नेडो, यानी ऑप्शन कौन सा जाएगा हमारा? ई। चलिए तो नेक्स्ट लेते हैं फिर हम लोग 30 का कहता है कि अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल, यानी एक जो सरकार है वो ऑफिशियल के द्वारा है, उसे क्या कहेंगे? पहला कहता है पोलिटिक्रेसी, दूसरा अरिस्टोक्रेसी और तीसरा ब्यूरोक्रेसी और चौथा एक्सट्रोवर्ट। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन हो गए हैं। चारों ऑप्शन में से वो चुन लेना है, यानी वो सेलेक्ट कर लेना जो हमारे लिए, यानी इस लाइन के लिए परफेक्ट हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने ऑप्शन तक पहुंच गए होंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर के भी हम लोग इसे क्लियर कर लेते हैं। अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, यानी कि एक सरकार जो ऑफिशियल्स के द्वारा चलाई जाती है उसे हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी। और इस प्रकार से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? हमारा ऑप्शन सही हो जाता है सी, ठीक है। चलिए तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो गया सी। तो सॉरी गाइस, चलिए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट नंबर, यानी कि 31। कौन सा ले लेते हैं? 31। तो यहाँ पे हमारा आएगा वन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट्स, यानी कि एक वह व्यक्ति जो क्या करता है, कर्ज देने में असहाय होता है, यानी असमर्थ होता है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? यानी कि कर्ज तो ले लिया लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाता, उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि उस कर्ज को पूरा कर पाए। तो वो उसे क्या कहेंगे? देखिए उसे कहेंगे अ डेप्टर, और फिर बी वाला कहता है इनडेप्टेड, और सी वाला कहता है बारोवर, और डी वाला कहता है इंसॉल्वेंट। तो हमें बताना है यहाँ पे दोस्तों उस वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे एक वर्ड में, जो कर्ज तो ले लेता है लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाता, या वो देने में क्या हो जाता है, पूरी तरह से असमर्थ हो जाता है। जब ऐसा कोई व्यक्ति होता है तो उसे क्या कहते हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लिए होंगे। बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कई बार रिपीट किया गया है एग्जाम्स में। तो चलिए मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको कि इस लाइन के लिए होगा वन हु इज अनेबल टू पे डेप्ट, के लिए हो जाएगा आपका इंसॉल्वेंट, यानी कि दिवालिया। हिंदी में क्या कहते हैं? दिवालिया। जैसे अक्सर ये वर्ड ऐसा माना जाता है कि बैंक से कोई लोन ले ले और वो लोन चुकाने में असमर्थ हो जाए और उसकी प्रॉपर्टी जब्त करने के बाद भी वो लोन की कीमत न पूरा हो पाए, तो ऐसे व्यक्ति को दिवालिया कह देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है? 32, एन एबनॉर्मल फियर ऑफ हाई प्लेसेस। अब ये कहता है कि एक ऊंचाई से डर, मतलब एक ऊंचाई से डर रहने, जब किसी को ऊंचाई चढ़ने से डर हो तो उस डर को क्या कहेंगे। तो यहाँ देखिए 4 हमारे पास नहीं, 4 ऑप्शन है, चारों में डर की ही बात की गई है, बट हमें बताना उस वाला डर को है जो ऊंचाई के डर के लिए होता है। तो ऑप्शन ए कहता है कि हाइड्रोफोबिया, और बी कहता है क्लस्ट्रोफोबिया, और सी कहता है एरोफोबिया, और डी कहता है एक्रोफोबिया। तो यहाँ पे हमारे पास फोबिया यानी कि डर 4 है, बट हमें तो डर उस डर की बात करनी है जो ऊंचाई चढ़ने से होती है। तो चलिए बिना देर के भी हम लोग बातें कर लेते हैं उस डर की जो ऊंचाई चढ़ने से डर जाए, मतलब पेड़ पे चढ़ने से डर जाए, पर्वत पे चढ़ने से डर जाए, यानी जहां भी ऊंचाई पे चढ़ना हो वहां से वो डरे। तो ऐसे वाले व्यक्ति को या इस डर को क्या कहेंगे? तो इस डर को कहते हैं दोस्तों एरोफोबिया। क्या कहते हैं? एरोफोबिया। तो हमारा इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया कौन सा? सी, यानी सी फॉर कैट, हमारा ऑप्शन सही हो गया। चलिए अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड लेने के बाद फिर बातें करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं।
ठीक है। चलिए डियर फ्रेंड, तो हम लोग क्या हुआ नेक्स्ट यानी 32 तक हमने कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट हमारे पास है 33, अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट। अब यहाँ पे कहता है कि एक ऐसा टैंक है जहाँ पे मछलियाँ या पानी को रखा जाता है। तो ऐसे स्थान को हम क्या कहेंगे? चलिए एवियरी, ऑप्शन ए है एवियरी, और बी है एक्वेरियम, और सी है नर्सरी, और डी है सेंटोरियम। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब करना हमें विचार है क्योंकि ऑप्शन है 4, और कौन सा होगा इन लाइनों के लिए एक परफेक्ट वर्ड, एक सुटेबल वर्ड होगा, उसी को बताना है। ठीक है। तो एवेरी तो ऐसे पॉपुलर रहा है ये कि मतलब जहाँ पक्षियाँ रखी गई हैं, और नर्सरी प्लांट्स के है बहुत सारी चीज़ों को रखने के लिए। तो अब हमारे पास देखना है कि इसमें से ऑप्शन कौन सा होता है सही। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लिए होंगे। तो यहाँ पे देखा जाए कि जहाँ पे फिश या तो पानी रखने का जो बनाया गया है स्थान, उस चीज को कहेंगे हम एक्वेरियम। क्या कहेंगे? एक्वेरियम। और हमारा ऑप्शन इसलिए सही हो जाता है बी। कौन सा ऑप्शन सही होता है? बी। ठीक है, बी फॉर बॉल। चलिए तो 33 हो गया, यानी 34 लेते हैं हम लोग। अ मॉर्नफुल सॉन्ग आर पोएम फॉर डेथ। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि एक विलापपूर्ण गीत हो, और वो किसके लिए हो? या कविता हो मरे हुए व्यक्ति के लिए, यानी मरे हुए व्यक्ति के लिए शोक गीत गाई गई हो, या एक शोक में पोयम लिख दी गई हो, तो उस गीत को क्या कहते हैं? अब आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे 4। ए कहता है बैलेट, और बी कहता है डच, और सी कहता है ओड, और डी कहता है लिरिक। तो बताना है आपको इन ऑप्शनों में से कौन सा इन लाइनों के लिए परफेक्ट होगा। तो चलिए बिना देर की भी हम लोग पहुंच जाते हैं इस ऑप्शन तक। जैसा मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर ले जाएंगे, क्योंकि ये इजी भी है और आप लोग बहुत ही बहादुर हैं। तो ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जाता है डर्ज। डर्ज ऑप्शन देखा जाए तो बी, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, चलिए तो अब लेते हैं नेक्स्ट वन, यानी 35, प्लेस टू ब्यूरियल। यानी कि अभी कहता है कि प्लेस टू ब्यूरियल मतलब कि दाह संस्कार, यानी दफन करने के लिए जो स्थान होता है, मृत शरीर को जो दफनाया जाता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? तो चलिए हमारे पास ऑप्शन है, कितना है ऑप्शन? हमारे पास हो जाता है 4। ए कहता है केव, और बी कहता है चर्च, और सी कहता है सिनेगॉग, और डी कहता है सिमेट्री। तो हमें इन 4 ऑप्शन में से उस स्थान को बता लेना है जो उस स्थान को डिनोट कर रहा है, यानी जो दफनाने के लिए, यानी मृत शरीर को दफनाने के लिए जो स्थान होता है, उस स्थान को जो यहाँ वर्ड डिनोट कर रहा है उसी को बताना है। ठीक है, तो चलिए इसे एक वर्ड में क्या कहते हैं? तो डियर फ्रेंड, ज्यादा समय इधर न उधर करते हुए सीधे चलते हैं ऑप्शन पे। यहाँ उस स्थान को कहते हैं सिमेट्री। अर्थात हमारा ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है? ऑप्शन सही होने वाला है डी। कौन सा सही होने वाला है? डी वाला। डी फॉर डेली कह लो, या तो जो भी आए डी से। हाँ, तो सिमेट्री हमारा इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कब्रिस्तान। कौन सा स्थान? कब्रिस्तान। ठीक है, आइए डिफरेंट तो नेक्स्ट ले लेते हैं 36 हमारा कहता है कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट। अब स्टडी ऑफ इंसेक्ट है, यानी कि कीट पतंगों का अध्ययन है। तो ये कहता है पहला ऑप्शन है इकोलॉजी, और बी यानी दूसरा ऑप्शन है एम्ब्रियोलॉजी, और सी एंटोमोलॉजी, और डी है फ्रेंड बायोलॉजी। तो हमारे पास ऑप्शन हो गए 4। अब कर लेना है इसमें से श्योर कौन सा होने वाला है हमारा प्योर यानी सही है। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आप ऑप्शन को ट्रिक कर ले होंगे। चलिए तो यहाँ पे हम लोग बातें कर लेते हैं, यानी कि कीट पतंगों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जाने वाला सही वो है एंटोमोलॉजी। कौन सा है? एंटोमोलॉजी है, यानी ऑप्शन नंबर जाएगा हमारा सी। कौन सा हो जाएगा? सी। चलिए तो नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग 37। अब 37 में क्या है देखिए, द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रेंज। द एनिमल ऑफ अ पर्टिकुलर रेंज, तो बताना है इसमें एनिमल ऑफ पर्टिकुलर रेंज का मतलब यानी कि एक विशेष क्षेत्र के जानवरों के अध्ययन को क्या कहते हैं, मतलब जानवरों को क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखा जाएगा ऑप्शन हमारे पास पहला है फ्लोरा, ऑप्शन बी है म्यूजियम, और सी है जू, और डी है फौना। तो बताना होगा इन 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन कौन सा होने वाला है सही। ठीक है, तो डियर फ्रेंड मुझे उम्मीद है कि आप ऑप्शन को ट्रिक कर लिए होंगे, क्योंकि ये ऑप्शन और ये लाइनें बड़ी अच्छी हैं, आप ही के लिए हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है,
तो ये जानना भी आप ही को है। तो चलिए मैं बताता हूँ बिना देर के भी। ऑप्शन यहाँ पे जाने वाला है फौना, यानी कि एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले जो जानवर हैं उनको हम क्या कहेंगे, फौना कहते हैं इंग्लिश में। और ऑप्शन इस प्रकार से हमारा सही हो जाएगा डी। ठीक है, कौन सा सही हो जाना है, डी वाला। चलिए अब लेते हैं हम लोग 38। वन हु नेवर मेक्स अ मिस्टेक, एक वह जो कभी गलती ना करे। अब देखो ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करना है कि जो कभी गलती ना करे। ठीक है, अपने आप को वो क्या समझे, जो कभी गलती ना करे। वैसे ऐसा व्यक्ति तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर है तो इसको जानना तो पड़ेगा ही। तो चलिए ऑप्शन हमारे पास है कि इनफैलिबल, और बी कहता है इनक्रेजिबल, और सी कहता है इनइफेबल, और डी कहता है इनएग्जोरेबल। तो ऑप्शन तो हो गए हमारे पास 4। अब हमें कर लेना है सही विचार, कौन सा होगा ऑप्शन सुटेबल, यानी इन लाइन के लिए कौन एक वर्ड हमारा हो जाएगा परफेक्ट। तो ऐसा व्यक्ति जो कभी गलती ना करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इनफैलिबल। क्या कहते हैं, इनफैलिबल। अर्थात ऑप्शन हमारा सही हो जाता है ए। कौन सा सही होता है, ए वाला। ठीक है, चलिए तो हमारा 38 भी क्लियर हो गया। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट वन 39। अगर हम बात करें 39 का, तो यहाँ है फियर ऑफ वाटर। जैसे कि अभी एक ऊपर भी हम लोगों ने फियर की बात की थी, तो फिर से यहाँ पे एक फियर है। चलिए चेक करते हैं इस फियर को क्या कहते हैं, यानी पानी से डरने वाले व्यक्ति, यानी पानी का डर अगर हो तो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए क्लस्ट्रोफोबिया, बी हाइड्रोफोबिया, सी इंसोमनिया, और डी अवशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, और उन ऑप्शन में से हमें उस वर्ड को बताना है जो वर्ड पानी के डर को बताता हो। ठीक है, तो चलिए ये बहुत आसान है, ये और पॉपुलर भी है, छूटना नहीं चाहिए आपसे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है भाई ये। तो दोस्तों ये छूटना नहीं चाहिए बिल्कुल, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग छोड़ोगे नहीं, क्योंकि आप बहुत ही बहादुर हो। तो चलिए देखते हैं, आपको ले चलते हैं सही ऑप्शन तक। तो ये हमारा ऑप्शन सही होने वाला है हाइड्रोफोबिया। कौन सा सही होने वाला है, हाइड्रोफोबिया। यानी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा जाएगा, ऑप्शन जाएगा बी, यानी बी फॉर बॉल। ठीक है, चलिए तो अब ले लेते हैं हम लोग नेक्स्ट, यानी कि 40 पे आ जाता है। ठीक है, वन हु वॉक्स ऑन रोप। अब यहाँ पे क्या कहता है कि वन हु वॉक्स ऑन रोप, एक वह जो रस्सी पर चले। किस पे चलने का काम करे, रस्सी पे। आपने देखा होगा आपके घर गांव में या शहर के आसपास में कहीं न कहीं ऐसा दिखाया गया होगा कि रस्सी पे लोग चलते हुए दिखाए जाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं। तो ये कह रहा है कि ये पहला ऑप्शन है फोनम बलिष्ठ है, और बी है अप होल्डर, सी है एक्रोबेट, और डी है मीजोजिनिस्ट। तो यहाँ बताना है हमें कि उन ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं जो रस्सी पे चलते हैं, या रस्सी पे चल के अपने हुनर या अपने हुनर को दिखाते हैं, यानी उनको क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन तो हो गया 4। आपको कर लेना है सही विचार, कौन सा होने वाला है सही, एकदम छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, और हो सकता है कि आपके अगले पेपर में भी आ जाए। तो इसी हिसाब से इन सबको छोड़ना नहीं है, जो रिपीट है तो उसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बाकी नए भी ऐड किए जाएंगे धीरे धीरे। तो चलिए मैं बताता हूँ यहाँ पे ऑप्शन क्या होता है सही। तो ऑप्शन यहाँ पे जाएगा आपका फोनम द लिस्ट जाएगा, और इस तरीके से बात करें तो हम लोग ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग 41 कहता है कि कलेक्शन ऑफ पोयम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि कलेक्शन ऑफ पोयम, यानी कि कविताओं का संग्रह। अगर कविताओं का संग्रह है तो उसे क्या कहेंगे। अब देखिए ऑप्शन यहाँ पे है इस प्रकार, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यानी कि पहला ऑप्शन है पोएट्री, और दूसरा है एंथोलॉजी, और सी है, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन सी होना चाहिए था, समझ जाइए वहाँ पे भी मिस्टेक हो गया है। चलिए तो वोकाब्युलरी है, और डी कहता है डिक्शनरी। तो हमें तो उसको बताना है कि जो कविताओं का संग्रह होगा उसे क्या कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 4 है, तो चलिए मिलकर कर लेते हैं विचार, ऑप्शन क्या हो सकता है सही। आई होप आप लोग अच्छा समझ रहे होंगे, और ये काफी इंटरेस्टेड भी है अपने के लिए, और इम्पोर्टेंट तो है ये। तो उम्मीद है आप ऑप्शन तक पहुंच गए होंगे। चलिए अगर ऑप्शन तक पहुंच गए हैं तो अच्छी बात है, बाकी जो लोगों को डाउट है उनको मैं पहुंचा देता हूँ ऑप्शन तक।
तो यहाँ ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। देखिए कलेक्शन ऑफ पोएम्स का तो एक वर्ड होता है एंथोलॉजी, तो इस प्रकार ऑप्शन हमारा कौन सा सही हुआ, ऑप्शन सही होगा बी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बने रहना है, वीडियो में जुड़े रहिए। यदि आप पाना चाहते हैं परफेक्शन तो डिवाइन इंग्लिश मंत्रा से जुड़े रहेंगे, अपना कनेक्शन, ताकि मिल सके आपको परफेक्शन। ठीक है, अगर आपने कनेक्शन तोड़ा तो परफेक्शन में कमी आ सकती है, और परफेक्शन में कमी होगी तो फिर सिलेक्शन में कमी हो जाएगी। तो चलिए वैसे ये स्लाइड हम लोग कर लिए कंप्लीट, तो लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड, बने रहे तक आप हमारे साथ। चलिए डियर दोस्तों, हम लोगों ने ये ले लिया नेक्स्ट स्लाइड, अब बात करते हैं अगली वाली स्लाइड का। तो चलिए हमारे पास अब आता है 42 पे क्या है, मर्डर ऑफ वंस ब्रदर। जी देखिए यहाँ पे हत्याओं के बारे में बात की गई है, वो भी किसकी हत्या, भाई की, भाई की हत्या है। और उस हत्या को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है। पहला कहता है ऑप्शन कि पैट्रिसाइड है, और बी वाला है रेजिसाइड है, और सी वाला है होमिसाइड, और डी कहता है फ्रैट्रिसाइड। तो यहाँ पे 4 हत्याएं दी गई हैं, तो बताना है चारों के बारे में, चारों के बारे में नहीं बताना है, चारों में से कौन है जो भाई की हत्या को एक शब्द में बताता हूँ। ठीक है, वन वर्ड इज एनफ फॉर दिस लाइन, ये बताना आपको। तो मुझे उम्मीद है आप लोग बता ले जाएंगे। वैसे चलिए मैं चारों ऑप्शन आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे पैट्रिसाइड का मतलब हो जाता है पिता की हत्या, और रिजिसाइड की बात करें तो राजा की हत्या, होमिसाइड की बात करें तो मानव की हत्या। तो बचा ही कौन, फ्रैट्रिसाइड हमें चाहिए था भाई की हत्या, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा कौन सा है, फ्रैट्रिसाइड। ठीक है, यहाँ पे देख लिया गया कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी फॉर दिल्ली। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। 42 भी क्लियर हो गया, आई होप आपको बढ़िया से आ रहा होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ले लेते हैं नेक्स्ट नंबर 43, अ रेमेडी फॉर ओल्ड डिजीज। अ रेमेडी फॉर ओल्ड डिजीज का मतलब ये हुआ कि एक दवा हो और वो सभी रोगों में काम कर जाए। तो हमारे यहाँ पे हिंदी में बहुत पॉपुलर एक वर्ड दिया जाता है रामबाण, यानी जो हर दवा में काम कर जाए ना उसे वो क्या बोलते हैं, रामबाण बोलते हैं। तो बट हमें इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे ये जानना है। तो आइए हमारे पास ऑप्शन क्या है ना कि 4 है, और उन्हीं चारों में से करना होगा विचार कि कौन सा होगा हमारे लिए सही। तो पहला पनेसिया, और बी इनर्सिया, और सी रेप्लिका, और डी अबनेशिया। तो हमारे पास 4 ऑप्शन तो हो गए, बट हमें तो उस ऑप्शन को बताना है जो ऐसे वाली दवा को बता दे जो कि सभी रोगों में काम करे। तो डियर दोस्तों यहाँ पे देखा जाएगा कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे 4 है, लेकिन ये सही तो एक ही है। और मुझे उम्मीद है कि ये इतनी लाइन पॉपुलर है कि आप सभी लोग ट्रिक कर लिए होंगे, आप सबका सही होगा आई हो। चलिए मैं ले चलता हूँ ऑप्शन पे। तो यहाँ पे कहते हैं पनेसिया, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है, पनेसिया। यानी ऑप्शन की बात करेंगे तो ए फॉर एप्पल, कौन सा, ए फॉर एप्पल सही होने वाला है। ठीक है, आइए अब हम लोग 44 ले लेते हैं। एन इमेजरी नेम, एन इमेजिनरी, हाँ ये कहता है कि एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाई एन ऑथर फॉर डिस्गाइज। तो यहाँ पे देखिए एक काल्पनिक नाम है, जो एक क्या है, काल्पनिक नाम है। ठीक है, उस काल्पनिक नाम को क्या कहेंगे, एक ऑथर ने उसे जैसे एज्यूम कर लिया है डिस्गाइज फॉर्म के लिए कि वो नाम कुछ देता है, और उस नाम के अंतर्गत क्या होता है ना कि वो अपनी सारी रचनाओं को बनाता है, बट वो नाम क्या होता है, एक्चुअल नहीं होता है, यानी फेक नाम कह ले या नकली नाम कह ले, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो चलिए ऑप्शन हमारे पास है इस प्रकार, ए फैक्सिमिली, और बी सरनेम, और सी एलियास, और डी स्यूडोनिम। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हो गए ऐसी चीज को बताने के लिए जो नकली नाम रखा गया हो। तो ऐसे के लिए देखिए खास करके जो राइटर्स यूज करते हैं उनके लिए है। तो यहाँ पर ऑप्शन में से आपका ऑप्शन सही होने वाला है स्यूडोनिम। कौन सा सही होने वाला है, स्यूडोनिम। तो यहाँ पे ऑप्शन जाएगा आपका डी, कौन सा सही हो रहा है भाई, डी फॉर दिल्ली। चलिए डियर दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इसी तरह आप करते रहें, अच्छा भगवान करें आपका पहले प्रयास में हो सिलेक्शन। ठीक है, तो चलिए बने रहें आप वीडियो में। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है कि 45। तो 45 कहता है कि द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। अब यहाँ पे कहता है कि द आर्ट, वो कला, ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यानी कि आज सुंदर लिखने की जो कला होती है
उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास तो इस प्रकार है, कैसे हैं जरा देखिए। ए कहता है कि ए कहता है पैलग्राफी, और बी है कैलीग्राफी, और सी है ड्राफ्ट्समैन, और डी है पेंटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा है 4 ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास है, तो इसमें से कौन सा है ऑप्शन सही, तो यहाँ पे बताना होगा हमें। तो सबसे पहला है, इन 4 ऑप्शन में से कर लेना है विचार, ऑप्शन कौन सा है सही। ठीक है, ये काफी पॉपुलर तो रहा है, ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये कई बार रिपीट कर दिया गया था आपके एग्जाम में। तो ये छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल आपको रख लेना चाहिए, बिल्कुल जुबान पर रख लेना चाहिए, ताकि जैसे ही ये लाइन दिखे आपको ऑप्शन मिल जाए। तो मुझे उम्मीद है कि काफी लोग ऑप्शन ट्रिक कर लिए होंगे क्योंकि काफी पॉपुलर लाइन तो है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या है यहाँ पे सही। यहाँ पे सही वाला आएगा आपका कैलीग्राफी। क्या होगा, कैलीग्राफी। सुंदर लिखावट को क्या बोलेंगे, कैलीग्राफी बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होता है, ऑप्शन सही होता है बी। कौन सा सही बताता है, बी। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट 46, वन हु डज नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। अब ऐसे व्यक्ति को बताना है जो समाज के नियमों को न माने, वो अपने ही मनमानी करे और अपने हिसाब से रहने की कोशिश करता है। बहुत से समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बोलते भी हैं कि हमें कोई फर्क नहीं है, हम तो अपने हिसाब से रहेंगे, समाज क्या कहता है हमें कोई फर्क नहीं है। तो समाज के कुछ रूल्स होते हैं जिनको मानना होता है, लेकिन अगर जो नहीं मानेगा उसको क्या कहेंगे। तो चलिए, एक ऑप्शन है बोहेमियन, और सी है आर्टिसन, और डी है पार्टीशन, और सॉरी सी है पार्टीशन, और डी है फिजिशियन। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, और उन ऑप्शनों में से ऐसे व्यक्ति को बता देना है, मतलब उस ऑप्शन को चुन लेना है जो ऐसे व्यक्ति को बताए जो समाज के नियम को न माने। ठीक है, तो चलिए डियर फ्रेंड, यहाँ पे ये लाइनें भी काफी चर्चित हैं, ये तो काफी बार पूछा गया है क्योंकि ये अलग है भाई, सभी लोग समाज को मानते हैं और जो समाज को नहीं मानेगा उसके लिए क्या है। तो उसके लिए एक वर्ड हमारे पास होता है बोहेमियन, यानी कि क्या होता है इंग्लिश में, बोहेमियन। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा ए। क्या सही हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ए सही है। ठीक है, जरा एक मिनट ध्यान दीजिएगा, ए सही है। ठीक है, तो चलिए 47 कहता है कि द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, यानी अब ये कहता है कि जो मतलब कि भाषा के विकास का अध्ययन करे, भाषा के विकास का अध्ययन करे, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए तो फिलोलॉजी, कैलीग्राफी, स्कैटोलॉजी और कैलीग्राफी, सॉरी कैलीग्राफी यहाँ पे 2 बार है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ऑप्शन इसमें सही वाला है। तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ऑप्शन को कर लिए होंगे, यानी कि भाषा के विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो भाषा के विकास के अध्ययन को अंग्रेजी में एक वर्ड में कहा जाता है फिलोलॉजी। को क्या कहा जाता है, फिलोलॉजी। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा ए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे आज समझ पा रहे होंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो प्रॉब्लम रहती है वो आपको इस प्लेटफॉर्म से क्लियर करा दी जाएगी। जैसे कि पार्ट 1 आप पहले कर चुके हैं और पार्ट 2 तो अभी चल ही रहा है। ठीक है, इसके बाद पार्ट 3 भी आएगा। तो आप यदि पाना चाहते हैं परफेक्शन तो अपना जोड़िए कनेक्शन डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल के साथ, ताकि आपको मिल सके परफेक्शन। ठीक है, तो चलिए बने रहिए वीडियो में। और नेक्स्ट लेते हैं हम लोग 48 कहता है कि अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, यानी कि अ प्लेस एक स्थान जहाँ पे मधुमक्खियां रखी जाती हैं, एक स्थान जहाँ पे मधुमक्खियां रखी जाती हैं, ऐसे स्थान को हम क्या कहेंगे। तो ऐसे स्थान को क्या कहेंगे ये बताना है। तो चलिए ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है, बिना देर किए। तो ऑप्शन तो आपके सामने दिख रहा है, फिर भी मैं इसे एक बार रीड करता हूँ। हाई यानी ए हाई मतलब हाइव है, और बी स्नेक्चुरियन है, ठीक है स्नेक्चुरी, और सी है एपियरी, और डी है एवेरी। तो ऐसा स्थान जहाँ पे मधुमक्खियां रखी जाती हैं, ठीक है। और ये काफी इजी भी है, पॉपुलर भी है कि जहाँ मधुमक्खियां रखी जाती हों उस स्थान को क्या कहते हैं। तो डियर फ्रेंड, ज्यादा समय नहीं इधर उधर करते हुए सीधे ऑप्शन की बात करते हैं। तो ऐसे स्थान को कहते हैं एपियरी। क्या कहते हैं, एपियरी। और ऑप्शन हमारा सही हो जाता है सी फॉर कैट, यानी याद रखेंगे मधुमक्खियों के रखने का जो स्थान होता है उसे हम कहते हैं एपियरी कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आएगा, 49। अगर हम लोग 49 की बात करें,
वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी एंड लिव्स एलोन। अब उस व्यक्ति की बातें करनी है, ऐसे व्यक्ति को बताना है जो व्यक्ति समाज से अपने आप को अलग कर लिया है, यानी कि समाज से रिटायर हो गया है और वो अकेले रहता है, यानी समाज को छोड़ करके अकेले रहने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे। चलिए ऑप्शन है आपके पास असेंट, डाइंट, प्लेंटिफ और रेक्लूज। तो ऐसा व्यक्ति को हम क्या कहेंगे जो समाज से बिल्कुल अलग हो गया हो और अकेले रहने का निर्णय ले लिया हो और रह भी रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या है। तो चलिए, जो उम्मीद है कि आप ऑप्शन को कर लिए होंगे, तो यहाँ पे चलिए बिना देर के हुए ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हिंदी में तो वैरागी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं रेक्लूज। क्या कहते हैं इंग्लिश में? रेक्लूज कहते हैं, ठीक है। अब लीजिए 50 यानी आज के सेशन का लास्ट ऑप्शन है, लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और 50 नंबर तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो चलिए, अ पर्सन इन हिज 70s। अब ये कह रहा है कि एक पर्सन है जो अपने 70वें साल में चल रहा है, तो ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे। अब देखिए ऑप्शन हमारे पास है इस प्रकार, सेक्जेनरियन और बी है, सेप्टुजेनेरियन और सी है, सेंचुरियन और ये है डी, पैट्रियार्क। तो ये ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे जो अपने 70s में चल रहा हो, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को बताना है जो भाई अपने 17वें साल में हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग तो सही ऑप्शन ट्रिक कर लिए होंगे, तो कोई ना, ले चलते हैं नेक्स्ट। इसको याद रखेंगे, ये भी काफी है वैसे। पर्सन इन हिज 70s, ये भी पूछा गया है कई बार आपके पेपर्स में, तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। वैसे मुझे पता है कि आप छोड़ोगे नहीं, काफी बहादुर हो आप लोग, ठीक है। तो चलिए, ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है सेप्टुजेनेरियन, ठीक है। सेप्टुजेनेरियन जो अपने 17वें साल में हो उसे कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाता है बी, ठीक है। चलिए डियर दोस्तों, इस तरीके से आज का सेशन होता है कंप्लीट। आई होप आई होप आप लोग काफी बढ़िया समझ पाए होंगे और ये काफी बेनिफिशियल भी है ये सेशन आपके लिए। तो एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने करीबी दोस्तों के पास नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट उठा सकें और भी लोग इससे लाभ पा सकें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही है, ये सेशन हम यहीं पिक करते हैं और बाकी नेक्स्ट सेशन में बची हुई बातों का कर लेंगे क्लियर और आप ही से करेंगे शेयर। तो चलिए, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।